नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। छठे चरण के चुनाव का प्रचार प्रसार आज समाप्त हो चुका है। इस बार छठे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों में बिहार में चुनाव होने जाना है, जिसको लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिसकी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज राजनीतिक विश्लेषक और प्रोफेसर सोशल साइंस की जो कि है अरुण कुमार सिंह। उनसे बात करेंगे और इन 8 जगहों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम वाल्मीकि नगर से करेंगे, जहां पर आरजेडी के प्रत्याशी दीपक यादव है, वहीं जेडीयू के प्रत्याशी सुनील महतो है। जी, सुनील महतो का तो राजनीतिक इतिहास भी रहा है काफ़ी, मतलब उनके पिता भी 2 बार जीत चुके हैं। तो क्या लगता है दीपक यादव का इस बार पहला बार है, तो कहीं ना कहीं वो भारी पड़ सकते हैं दीपक यादव? नहीं, ऐसा है कि वाल्मीकि नगर जो क्षेत्र है वो यूपी के बॉर्डर पर वो क्षेत्र पड़ता है और टाइगर रिजर्व के रूप में उसको जाना जाता है। उसके साथ साथ वहाँ ट्राइबल की संख्या भी बिहार में सबसे ज़्यादा है और थारू जो ट्राइब है वो वहाँ पर रहता है। गरीबी बहुत है, बेरोजगारी भी है, पलायन की समस्या है और बाढ़ की समस्या भी है। इससे जूझता हुआ ये वाल्मीकि नगर क्षेत्र है। ये ब्राह्मण बहुल भी है, कुशवाहा भी हैं, यादव भी हैं और इस तरह से अन्य दूसरी जातियां भी हैं। इस बार सुनील महतो, पिछली बार जब इनके पिताजी का देहांत हो गया बैद्यनाथ महतो जी का, तो बैद्यनाथ महतो जी के देहांत के बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें सुनील महतो को टिकट मिला। ये कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा समाज वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या वाल्मीकि नगर में कुशवाहा समाज की है। और वहाँ आरजेडी ने एक नया प्रयोग किया है और आरजेडी ने, मुझको ऐसा लगता है कि शायद पहली बार एक यादव कैंडिडेट को, दीपक यादव जो फरीदाबाद के हैं, हरियाणा में फरीदाबाद है, उस फरीदाबाद के रहने वाले हैं वो, और चीनी मिल चलाते हैं वहाँ पर बगहा में, उनको उसने टिकट दिया है। लेकिन एक और वहाँ एक आश्चर्यजनक बात है कि आसाम के कोकराझार से उल्फा से संबंध रखने वाले और एक बार लोकसभा में भी वो गए हुए हैं, उनका नाम है नव कुमार सरानिया। वो भी इंडिपेंडेंट वहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। इसलिए आए हैं कि कोकराझार में उनका जो नॉमिनेशन था वो रद्द हो गया। तो चूँकि यहाँ ट्राइबल की संख्या बहुत ज़्यादा है और नव कुमार भी ट्राइबल हैं, इसलिए उन्होंने आके यहाँ नॉमिनेशन दिया है और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो वाल्मीकि नगर एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहाँ की अगर लोकल की बात करें तो सिर्फ सुनील महतो जी हैं और बाकी जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो हरियाणा फरीदाबाद के रहने वाले हैं और जो इंडिपेंडेंट जो नव कुमार हैं वो आसाम के कोकराझार के रहने वाले हैं और आतंकवादी संगठन उल्फा से उनका संबंध रहा है और ये चुनाव है, इसलिए चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। लेकिन सुनील महतो यहाँ के रहने वाले भी है, साथ ही साथ मतलब उनका इतिहास भी रहा है राजनीतिक, तो कहीं ना कहीं लगेगा उसका फ़ायदा मिलेगा उन्हें। निश्चित रूप से ये जो एनडीए है उस एनडीए का गढ़ है। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण लगातार एनडीए के झोली में ये लगातार रहा है और एक जो सुनील महतो हैं एक सशक्त कैंडिडेट के रूप में वहाँ पर सामने हैं। लेकिन वहाँ पर ब्राह्मण वोट्स की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है वाल्मीकि नगर में और भूमिहार वोट्स की भी संख्या ज़्यादा है। लेकिन टिकट वहाँ पर जेडीयू को वो सीट मिला हुआ है। एक बार वहाँ से भाजपा भी जीती हुई है और भाजपा ने वहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट को दिया था जिनका नाम है सतीश चंद्र दुबे। तो सतीश चंद्र दुबे वहाँ से चुनाव 2014 में जीते हुए हैं, लेकिन इस बार उनको मना लिया गया और उनको राज्यसभा में भेजा गया है। और इस तरह से ब्राह्मण जो हैं वो बहुत सीजेबल नंबर में है और ब्राह्मण वहाँ एनडीए के, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में ब्राह्मण जो हैं वो एनडीए के कोर वोटर हैं, इसलिए सुनील महतो की ताकत वहाँ बढ़ती हुई नज़र आती है। पश्चिम चंपारण से वहीं कांग्रेस से मदन मोहन तिवारी है, वहीं बीजेपी से संजय जायसवाल है, तो वहाँ की क्या स्थिति लग रही है? देखिए, ये जो पश्चिम चंपारण जिसको बेतिया भी हम कहते हैं, ये भी एनडीए का गढ़ है और आप जानते हैं कि जो अभी
इसके पहले जो उप मुख्यमंत्री थी रेणु देवी, वो बेतिया से ही विधान सभा की सदस्या हैं और नूनिया जाति से वो आती हैं। अभी वो बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में हैं, डिप्टी सीएम नहीं हैं वो, लेकिन मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिला हुआ है रेणु देवी को। तो इस तरह से आप देखिएगा कि ये बेतिया जो क्षेत्र है, ये भी बेतिया क्षेत्र ब्राह्मण बहुल है, भूमिहार भी वहाँ सीजेबल नंबर में हैं, जादव भी हैं और दूसरी जातियाँ भी हैं। तो इस बार ये जो महागठबंधन है उसने कांग्रेस को वो सीट दे दिया है और ये जो मदन मोहन तिवारी हैं वो बगल के मझौलिया से एक बार चुनाव जीत चुके हैं विधानसभा के लिए और ब्राह्मण संवर्ग से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं और वहाँ पर संजय जायसवाल ये चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। संजय जायसवाल 2009 में भी चुनाव जीत चुके हैं, 2014 में भी चुनाव जीत चुके हैं, 2019 में भी चुनाव जीत चुके हैं और अब 2024 में भी डॉक्टर संजय जायसवाल जो पेशे से डॉक्टर हैं वो हैं। और डॉक्टर संजय जायसवाल के जो पिताजी थे डॉक्टर मदन जायसवाल, वो भी उसके पहले लगातार पश्चिम चंपारण से वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतते आए हैं। तो इस तरह से संजय जायसवाल का क्लाउट है। संजय जायसवाल ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय तक रह चुके हैं और उनका काफ़ी क्लाउट है और वैश्य समुदाय का जो टिकट कटा है ये शिवहर और सीतामढ़ी में, उसकी भरपाई अकेले संजय जायसवाल जी करते नज़र आ रहे हैं। इसलिए भाजपा का पूरा जोड़ है कि संजय जायसवाल ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतें ताकि वैश्य की जो नाराज़गी है वो दूर हो सके। लेकिन मदन मोहन तिवारी को भी आप कम करके नहीं आंक सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि पश्चिम चंपारण ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और ब्राह्मण ट्रेडिशनल वोटर हैं एनडीए के, लेकिन इस बार ब्राह्मणों की भी परीक्षा होगी और नेचुरली जो बिहार में जिस तरह से जातीय गठबंधन होता है और जाति यहाँ प्राथमिकता हो जाती है, उसमें देखना ये होगा कि ब्राह्मण मतदाता करते क्या हैं। तो एक तरह से कांग्रेस ने बहुत बड़ा वहाँ पर एक तरह से एक राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए मदन मोहन तिवारी, और मदन मोहन तिवारी की एक और खूबी है कि वो ग्रास रूट से जुड़े हुए लोग हैं, वो हवाई नहीं है। ठीक है कि संजय जायसवाल का ऑरा बहुत बड़ा है, लेकिन मदन मोहन तिवारी भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए मदन मोहन तिवारी को भी कम करके आंका नहीं जा सकता है। ऐसे वहाँ पर आजमाइश के लिए प्रकाश झा जो बहुत बड़े भारतवर्ष के फिल्मकार हैं, उनका भी घर वहीं पर पड़ता है और 2 बार वो संजय जायसवाल से चुनाव हार चुके हैं। 2009 में भी प्रकाश झा हारे हैं और 2014 में भी प्रकाश झा हारे हैं। तो इस तरह से और अभी भी वहाँ पर कई फिल्म के जो लोग फिल्म में जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा होती है, लेकिन हमको लगता है कि संजय जायसवाल वहाँ सबके ऊपर भारी पड़ता है। जब पूर्वी चंपारण में वीआईपी से राजेश कुशवाहा है, वहीं बीजेपी से राधा मोहन सिंह है, तो वहाँ की क्या स्थिति लग रही? क्योंकि अभी तक लगातार एनडीए पूर्वी चंपारण से भी जीतता है, तो बीजेपी में देखिए ऐसा है कि वहाँ पर भाजपा के वेटरन लीडर राधा मोहन सिंह जी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि वहाँ क्षत्रिय की समस्या जनसंख्या कम है, वो लोग लगभग 1.25 लाख के करीब में हैं। उनसे ज़्यादा संख्या वहाँ पर भूमिहारों की है और भूमिहार लोग वहाँ कमला मिश्र मधुकर भी चुनाव जीत चुके हैं और जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो भी चुनाव जीत चुके हैं और वहाँ मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जा चुके हैं आरजेडी से। और एक बार अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने बेटे आकाश प्रसाद सिंह जो अभी महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी वहाँ उन्होंने चुनाव लड़ाया था पिछली दफ़े और वहाँ पर उनको पराजय का मुँह देखना पड़ा था। तो एक जो ये राधा मोहन सिंह बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और बहुत मधुर भाषी हैं और उन्होंने बहुत सारे चीज़, जब वो कृषि मंत्री थे भारत सरकार में, तो बहुत सारे डेयरी ईंख का अनुसंधान केंद्र और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने वहाँ पर मोतिहारी में ला कर दिया है। पिपरा कोठी में भी वो बना हुआ है और इस तरह से उन्होंने बहुत वहाँ पर काम करने का प्रयास किया है। लेकिन इस बार महागठबंधन ने वो सीट जो है वीआईपी को दे दिया है। आप जानते हैं कि वीआईपी को 3 ही सीट मिला है, जिसमें एक झंझारपुर का सीट है, दूसरा सीट मोतिहारी का है और तीसरा सीट उसका गोपालगंज का है। तो यहाँ पर उसने कुशवाहा समाज, जो कुशवाहा समाज बहुत ही
एक वहाँ सिजेबल नंबर में है, काफ़ी उसकी संख्या है वहाँ पर। लगभग कुशवाहा समाज के बारे में भी कहा जाता है कि 2-2.5 लाख लोग वहाँ पर हैं। मुस्लिम भी वहाँ पर काफ़ी लोग हैं। तो एक कुशवाहा समाज के आदमी को, और काफ़ी धनाढ्य हैं वो, उनको दिया गया है। और आज आपने देखा होगा कि आज जो अंतिम दिन मोतिहारी के अंदर जो ये उन्होंने रोड शो किया है, वो उसमें काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई थी और ये थक भी गए हुए हैं। ऐसी चर्चा थी कि राधा मोहन सिंह को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राजनाथ सिंह के दबाव में उनको, राधा मोहन सिंह जी को वहाँ टिकट मिला है। और ऐसे भी उनका व्यक्तित्व काफ़ी बड़ा है। तो ये वहाँ पर लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगी, इसलिए कि कुशवाहा समाज के बारे में कहा जाता है कि ऐसे वो एनडीए का वोटर है और वो नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण का है, लेकिन जब उसका कैंडिडेट कोई खड़ा हो जाता है अपना, तो दूसरे दल में भी होता है, तो उसको भी वो वोट करता है। तो देखना है कि कुशवाहा समाज कितना दूर तक राजेश कुशवाहा जो वीआईपी के कैंडिडेट हैं उनको, उनके तरफ जा पाता है। ऐसे मोतिहारी को अगर आप देखेंगे तो लगातार राधा मोहन सिंह पिछले कई चुनावों से वो जीतते हुए चले आ रहे हैं और मुझको लगता है कि ये चौथी बार उनका चुनाव होगा। ऐसे कांग्रेस के वेटरन वहाँ से बहुत सारे जो ब्राह्मण बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, वे लोग भी 1952 के बाद से, जब से उस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, वहाँ पर रहते आए हैं। तो एक तरह से काफ़ी दिलचस्प मुकाबला वहाँ होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ राधा मोहन सिंह जो एक वेटरन हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कद के नेता हैं, वो हैं, और दूसरी तरफ कुशवाहा समाज के राजेश कुशवाहा जो पैसे के मामले में भी काफ़ी ताकतवर हैं, वो हैं। अच्छा, गोपालगंज में भी वीआईपी को ही सीट दी गई है, वहाँ से प्रेमनाथ चंचल है, वहीं जेडीयू से आलोक कुमार सुमन लड़ रहे हैं एनडीए से। तो क्या लग रहा है वहाँ की स्थिति क्या है? देखिए, ऐसा है, गोपालगंज भी वाल्मीकि नगर की तरह उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। ये एक तरह से कहें कि ये बिहार का अंतिम ज़िला है और ये कृषि पर आधारित ज़िला है। वहाँ पर काली पांडे जैसे लोग भी जीते हैं। नगीना राय जो भूमिहार समाज से आते थे, वो भी चुनाव वो जीते हैं। उसके बाद से और भी बहुत सारे एक से एक दिग्गज लोग वहाँ पर चुनाव जीतते हुए आए हैं। लेकिन ये आगे इधर हाल के दिनों में वो सीट जो है वो रिजर्व हो गया है, और जब रिजर्व हुआ है तो वहाँ पर एक बार वहाँ से भाजपा ने जनक राम को भी टिकट दिया था और जनक राम वहाँ से चुनाव जीते भी थे। और अब जेडीयू ने गोपालगंज को ले लिया है और वहाँ से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और रविदास समाज से आते हैं, उनको वहाँ पर टिकट दिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि गोपालगंज भी वीआईपी को महागठबंधन ने दे दिया है और वहाँ से वो प्रेमनाथ चंचल, जिनको जो पासवान समाज से आते हैं, उनको वहाँ पर टिकट दिया है। तो एक तरह से वहाँ पर भी काफ़ी मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। ऐसे आलोक कुमार सुमन काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन लोकप्रिय होने के बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी तो हो ही जाती है। तो एंटी इनकम्बेंसी ठीक है कि थोड़ी सी रहेगी और है भी। और पासवान जाति जो है वो मिलिटेंट जाति होती है, लेकिन पासवान जाति अभी एनडीए की वोटर मानी जाती है। और आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान हर जगह उनका दौरा चल रहा है कि ताकि पासवान वोटों को वो एनडीए की तरफ मोड़ सके। तो देखना है कि वहाँ गोपालगंज में क्या स्थिति होती है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि वहाँ भी एक तरफा कुछ नहीं होने जा रहा है, मुकाबला बहुत ही सघन होगा। क्योंकि नेचुरली जो मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार तो जाति के बंधन से ऊपर नहीं उठ पाता है, तो वहाँ पर जो पासवान जाति जो सिजेबल नंबर में है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर डिसिसिव वोट जो है वो ब्राह्मणों का है, भूमिहारों का है, जादुओं का है, मुसलमानों का है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि गोपालगंज से एक बार अब्दुल गफूर भी चुनाव जीत चुके हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी का गृह क्षेत्र है। आप जानते हैं कि गोपालगंज ज़िले में ही लालू यादव का भी घर है फुलवरिया, और राबड़ी देवी का भी घर उसी के बगल में, वहाँ से 4-5 किलोमीटर पर उनका भी घर है। तो नेचुरली लालू यादव और ये वहाँ से साधु यादव भी, ये भी बता दें कि वहाँ से साधु यादव भी एक बार, जो लालू यादव के साले हैं, वो जिस समय लालू यादव का उठान था उस समय साधु यादव भी वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तो हम लोगों के लिए एक आश्चर्यजनक विषय भी है कि भाई जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी हों, राबड़ी जी हों, वहाँ पर क्यों उस सीट को वीआईपी को उन्होंने दिया। ये भी एक अच्छा विषय है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। तो इस तरह से एक ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा मुकाबला वहाँ पर होगा
और वीआईपी के लिए निश्चित रूप से वीआईपी को 3 सीट मिली हुई है, तो वीआईपी तो चाहेगी, और वीआईपी जो जिसको आज इनका पूरी जोड़ी है वीआईपी के मुकेश सहनी की और तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि वो जो उनका माई समीकरण का वोट है वो चंचल की तरफ जाए, पासवान जी की तरफ जाए। तो इस तरह से वहाँ दिलचस्प मुकाबला गोपालगंज में भी होने जा रहा है। अच्छा, सिवान में जेडीयू से विजय लक्ष्मी कुशवाहा को लाया गया, वहीं आरजेडी से विधानसभा के अध्यक्ष रहे अवध बिहारी चौधरी को लाया गया है, और हिना साहब भी इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है। तो साहबुद्दीन जी मतलब पप्पू यादव के काफ़ी क्लोज फ्रेंड माने जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हिना साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है सिवान में क्या? देखिए, ऐसा है कि सिवान में एक माई समीकरण जो है वो सिवान ही एक ऐसा जगह है जहाँ बराबर से वो टूटता रहा है, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश यादव भी चुनाव जीत चुके हैं लोकसभा का। तो यादव उस समय भारतीय जनता पार्टी को यादवों ने वोट किया था, और शहाबुद्दीन तो एक वहाँ पर एक रहे ही हैं जो जिनके बिना सिवान की बात सोची नहीं जा सकती है। और आपने सुना होगा तो जेएनयू के जो बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे वहाँ से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, चंद्रशेखर, उनको दिन दहाड़े ऐसा कहा जाता है कि शहाबुद्दीन के लोगों ने उनको मार दिया था। वहाँ पर उनकी मूर्ति भी लगी हुई है सिवान के बीचों बीच चौराहा पर। तो कहने का मतलब यह है कि शहाबुद्दीन एक फैक्टर बराबर सिवान में रहे हैं, और सिवान के शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द सिवान का पूरी राजनीति चलती है। लेकिन शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद वो जो शहाबुद्दीन का जो एक ऑरा था वो धीरे धीरे वो समापन की ओर गया, और ऐसा लगता है कि लालू यादव का परिवार भी उनसे दूरी बनाने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक शहाबुद्दीन जिंदा रहे, शहाबुद्दीन जेल में रहे, तो हिना साहब को टिकट आरजेडी देती रही, और हिना साहब वहाँ से चुनाव हारती रहीं। वो ओम प्रकाश यादव से भी हारी हैं, और फिर उसके बाद और भी जो कविता सिंह, जैसे इसके पहले जो क्षत्रिय समाज से आने वाली कविता सिंह जो को उनको टिकट दिया गया था जेडीयू के तरफ से पिछले बार 2019 में, और कविता सिंह ने हिना साहब को हराया था, और इस तरह से करके लगातार वो चुनाव हारती जा रही हैं, और तो शहाबुद्दीन है भी नहीं। तो इस बार उन्होंने आरजेडी ने पता नहीं चाहा या नहीं चाहा, या क्या मामला है, ये भीतरी मामला है, बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत हिना साहब ने आरजेडी का टिकट नहीं लिया और इंडिपेंडेंट खड़ा हुई। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर CPIML, माले जिसको कहते हैं, माले भी एक फैक्टर है, और माले जब वहाँ चुनाव लड़ा है, चुनाव तो नहीं जीत पाया है, लेकिन बराबर उसको 80,000 85,000 वोट आया है, और माले का भी प्रभाव वहाँ यादव समाज पर है। तो माले भी वहाँ जो कैंडिडेट देता है वो यादव समाज को से कहीं कैंडिडेट देता है, और उनको भी 80-85 हज़ार वोट उनको आता है। अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो काफ़ी स्वच्छ छवि के हैं, सिवान से वो चुनाव जीतते हैं और स्वच्छ छवि के आदमी हैं, ईमानदार। आरजेडी में उस तरह के बहुत कम लोग हैं जो ईमानदार जिनकी छवि हो, तो ईमानदार उनकी छवि है। और विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में हमने देखा है उनको काम करते हुए, ये काफ़ी कोशिश उनकी रही कि निष्पक्ष होकर हम काम करें। तो अवध बिहारी चौधरी का भी एक वहाँ पर एक अच्छा प्रभाव है, और ख़ास करके सिवान से वो चूँकि चुनाव जीतते हैं इसलिए सिवान पर उनका व्यापक प्रभाव है। तो इस बार विजय लक्ष्मी, जो विजय लक्ष्मी देवी नाम है उनका, लेकिन वो दरअसल कुशवाहा समाज से आती हैं, और उनके हस्बैंड जो हैं वो माले में बहुत दिनों तक रहे हैं, काफ़ी दिनों तक वो माले में रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अंदरूनी रूप से एनडीए में होते हुए भी विजय लक्ष्मी को माले का सपोर्ट मिलने की बात कही जा रही है। अब ये देखना होगा कि माले के लोग अवध बिहारी चौधरी के साथ रहते हैं या फिर। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ जो बहुत बड़ी बात है, शहाबुद्दीन जब तक वहाँ पर ताकत में थे तो शहाबुद्दीन माले के लोगों से लड़ते थे। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा कि वहाँ माई समीकरण ध्वस्त होता था, क्योंकि माले का प्रभाव
जादवों में है, इसलिए और शहाबुद्दीन उन लोगों से, मालिक के लोगों से लड़ते थे, इसलिए अपर कास्ट जो वहाँ सवर्ण हैं, सवर्ण में वहाँ भूमिहार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ये और राजपूत भी हैं वहाँ पर, तो उनका काफ़ी ये शहाबुद्दीन को समर्थन रहता था। तो हिना साहब जो इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं, उसके पीछे उनका उद्देश्य ये है कि अगर हम इंडिपेंडेंट रहेंगे तो मुस्लिम वोट तो हमको आएगा भी और सवर्ण के सारे वोट आ जाएगा, और अगर सवर्ण का सारा वोट हिना साहब के साथ आ गया, जो सवर्ण का वोट एनडीए का वोट होता है, अगर वो जेडीयू में नहीं गया तो निश्चित रूप से हिना साहब को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, हिना साहब भी वहाँ चुनाव जीत सकती हैं। और आपको पता होगा कि जो ये पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव हिना साहब से मिले थे और पप्पू यादव ने वादा किया था कि वो हिना साहब को मदद करने के लिए सिवान में जाएंगे। तो नेचुरली पप्पू यादव का भी समर्थन उनको प्राप्त है। तो इस तरह से पप्पू यादव के प्रभाव में जो यादव होंगे, हालांकि उन यादव के से हम लोगों ने जो देखा है उसमें यादवों में उनका भी प्रभाव नहीं है, यादवों में प्रभाव लालू यादव जी का ही बिहार में है, लेकिन फिर भी जो भी प्रभाव होगा पप्पू यादव जी का, तो उसमें हिना साहब को मदद मिलेगी। तो ये मुसलमान और अपर कास्ट का जो कॉम्बिनेशन सिवान में तैयार हो रहा है, वो एक मिरेकल कर सकता है, और शायद पहली बार मुझको ऐसा लगता है कि एक इंडिपेंडेंट शहाबुद्दीन की पत्नी के रूप में हिना साहब भी वहाँ से चुनाव जीत सकती है, और वहाँ पर जेडीयू और आरजेडी दोनों को मुंह की खानी पड़ सकती है। जब महाराजगंज में बीजेपी से जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल जो राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं, उनके सामने कांग्रेस से आकाश कुमार सिंह को रखा गया, तो क्या लग रहा है वहाँ का समीकरण? देखिए, जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल के बारे में चर्चा थी कि उनको टिकट नहीं मिलेगा और बीजेपी वहाँ किसी दूसरे को खड़ा करेगी, और कुछ लोग ऐसे लगे भी हुए थे जो कहा जाता है कि सच्चिदानंद राय के दामाद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो डॉक्टर हैं पेशे से एम्स में, तो वो एम्स पटना में, तो वो वहाँ पर महाराजगंज में प्रचार भी कर रहे थे। वो भूमिहार समाज से आते हैं। सच्चिदानंद राय खुद वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब उनके दामाद ही चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक हो गए, तो वो सारण की बात करने लगे थे, और वो जन स्वराज से भी जुड़े हुए थे और चाहते थे कि जन स्वराज का समर्थन लेके वो चुनाव लड़ें। लेकिन जन स्वराज ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया, तो निश्चित रूप से उनको धक्का लगा, और वो फिर से, ऐसा कहा जा रहा है कि फिर से वो बीजेपी में चले गए हैं। तो नेचुरली जब बीजेपी में वो चले गए, तो अब वो जनार्दन सिग्रीवाल की मदद में हैं वहाँ पर जो है। जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि सच्चिदानंद राय भूमिहार समाज से आते हैं, और भूमिहार समाज का वोट महाराजगंज में सिजेबल नंबर में है, और करीब करीब कहा जाता है कि 2 लाख वोट वहाँ भूमिहार समाज का है। तो इस तरह से, और एक फैक्टर वहाँ और काम कर रहा है कि आरजेडी ने लगभग वादा किया हुआ था कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे को वहाँ से टिकट दिया जाएगा, और वो एकदम आशान्वित थे। प्रभु ने ये क्या नाम है इनका, प्रभु रणधीर सिंह, उनका नाम रणधीर सिंह है। रणधीर सिंह चुनाव भी लड़ चुके हैं, और रणधीर सिंह चुनाव हारे हैं, सिग्रीवाल से ही हारे हुए थे। तो रणधीर सिंह बिल्कुल आशान्वित थे, क्योंकि आपको सब लोगों को मालूम है कि चुनाव के दरमियान ही जो कुछ हत्या हुई थी, उस हत्या के मामले में प्रभुनाथ सिंह आजीवन कारावास में जेल में हैं, और लगभग आरजेडी ने तय किया हुआ था कि वो रणधीर सिंह को टिकट देंगे। लेकिन अंत समय में वो लालू यादव जी ने उसको महाराजगंज की सीट को कांग्रेस को दे दिया। अब कांग्रेस के जो ये हैं, क्या नाम है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो अपने बेटे को उन्होंने पिछले बार के चुनाव में मोतिहारी से भी चुनाव लड़वाया था, और वो अनसक्सेसफुल रहे थे, वो चुनाव वहाँ से हार गए थे। तो नेचुरली अब वो चाह रहे थे कि कहीं दूसरे जगह से जो भूमिहार बहुल क्षेत्र है वहाँ से हम चुनाव लड़वाएं, तो उन्होंने जो है महाराजगंज को चुना है, और आकाश प्रसाद सिंह जो उनके बेटे हैं वो महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ भूमिहार वोट अगर है सिजेबल नंबर में, तो राजपूत वोट भी है, ब्राह्मण वोट भी है, और वैश्य वोट भी है।
तो नेचुरली अगर और सिग्रीवाल एक ईमानदार छवि सिग्रीवाल की है। सिग्रीवाल जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं उनकी ईमानदार छवि है। और आपने देखा होगा कि जो जातीय जनगणना वगैरह पर जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था तो पटना में उन पर लाठी भी चली थी और वो लाठी से घायल भी हुए, मैंने लाठी चार्ज से घायल भी हो गए हुए थे वो। उस समय नीतीश कुमार जी इनके साथ, लालू यादव जी के साथ महागठबंधन में थे। तो इस तरह से उनकी छवि स्वच्छ है, लेकिन आजकल स्वच्छ छवि वाले को जनता थोड़ा पसंद नहीं करती है। जनता पसंद उसको करती है जो खूब हवाई बात करे, खूब काम नहीं करे लेकिन बात खूब लंबी लंबी करे, उसको जनता पसंद करती है। तो नेचुरली अखिलेश सिंह चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हैं और लालू जी से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि कांग्रेस आज लालू जी ही चला रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लालू जी को अखिलेश प्रसाद सिंह पहली दफ़े हुआ था जबकि लालू यादव जी को वो लेके गए थे अभी हाल में सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का ऑफिस है, और वहाँ पर मुकुट पहना के उनका स्वागत अखिलेश प्रसाद सिंह ने किया था। और अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा में गए हैं, खुद लालू यादव ने स्वीकार किया कि इसको, ये तो दूसरे के लिए टिकट मांगने आया हुआ था लेकिन हमने इसको जो है सो इसकी सोनिया गांधी से बात करके इसको राज्यसभा में भेजने का काम किया। और ये दूसरी बार भी राज्यसभा लालू जी की कृपा से ही गए हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो इस तरह से लालू जी की पूरी ताकत, और इसीलिए लालू जी ने उनको एडजस्ट करने के लिए ही रणधीर सिंह का टिकट काटा। और उसका नतीजा ये निकला कि रणधीर सिंह नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर रणधीर सिंह ने आरजेडी से इस्तीफ़ा कर दिया और इस्तीफ़ा करके वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। और पूरे मुस्तैदी के साथ, एक तो क्षत्रिय समाज के हैं भी, और जब एनडीए में चले गए तो सिग्रीवाल जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनकी मदद में वो पूरे, तो एक तरह से देखें आप तो सच्चिदानंद राय जो भूमिहार समाज से आते हैं वो भी बीजेपी में लौट गए और जेडीयू में रणधीर सिंह चले गए। तो ये दोनों ताकत अभी सिग्रीवाल जी के साथ लग गई है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि लालू यादव अपनी पूरी ताकत लगा देंगे आकाश कुमार सिंह जो भूमिहार समाज से आते हैं, जो अखिलेश सिंह के लड़के हैं, उनको जिताने के लिए। और इधर एनडीए भी अपनी पूरी ताकत लगा देगी। और ख़ास करके छपरा में जो घटना घट गई है, ये जो मर्डर हुआ है चुनाव के बाद नेक्स्ट डे, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले में, तो नेचुरली वहाँ की स्थिति थोड़ी, तो एक तरह से कहें कि वहाँ स्थिति टफ हो गई हुई है। तो उसका भी प्रभाव हम लोग देखेंगे कि उसका कितना प्रभाव इस चुनाव पर, महाराज इनके चुनाव पर पड़ता है। तो ये तो रही छठे चरण में होने वाली 6 लोकसभा क्षेत्रों की बात। अब हम बात करने जा रहे हैं उन 2 क्षेत्रों को जो बिहार में काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, वैशाली और शिवहर, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे चैनल हेड और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। वो भी वैशाली और शिवहर को लेकर आकलन करेंगे कि किसकी ओर वैशाली और शिवहर में ये लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। सबसे पहले शुरू करते हैं वैशाली से ही। वैशाली में एक तरफ वीणा देवी है जो कि अभी फिलहाल सिटिंग सांसद है, वहीं उनके सामने आरजेडी से मुन्ना शुक्ला है। अभी हाल ही में वैशाली से वीणा देवी की एक रैली का वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी विधायक राजू सिंह अपने पॉकेट से पैसे देते नजर आ रहे, जिसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा है इस वीडियो वायरल होने के बाद इसका सीधा असर कह सकते हैं मुन्ना शुक्ला के लिए पड़ सकता है। ये काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है मुन्ना शुक्ला के लिए। क्या सर ऐसा लगता है कुछ ऐसा वीडियो वायरल होने के बाद? जहाँ तक वैशाली का सवाल है तो वैशाली बहुत हॉट सीट माना जा रहा है बिहार में वैशाली बहुत हॉट सीट माना जा रहा है। उसी तरह से शिवहर सीट को भी माना जा रहा है। वैशाली में जो निवर्तमान सांसद वीणा देवी हैं, उनके पति भी काफ़ी प्रभावशाली माने जाते हैं। उसी तरह वहाँ से जो मुन्ना शुक्ला जो राजद से प्रत्याशी हैं वो भी कमज़ोर नहीं माने जाते हैं। एक ढंग से दोनों ही दबंग माने जाते हैं। और जहाँ तक जातीय समीकरण का सवाल है, उस सवाल में भी मुन्ना शुक्ला भी जैसे वोट बैंक के आधार पर जो गठबंधन के आधार पर वोट है उसमें कमज़ोर नहीं माने जाते हैं। माना जाए तो एक तरह से वो अभी मजबूत माने जा रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर जो बातें हैं, एक जो सरकारी तंत्र है जीविका, और मोदी जी का जो करंट है, मोदी जी का कहिए जो 5 किलो अनाज का मामला जो गरीबों के बीच है, वह भी कहीं न कहीं से लोगों के बीच गरीबों को प्रभावित कर रहा है। दूसरी तरफ जो जीविका है, जीविका को ही लगाया गया था, मतदाता जागरूकता के लिए भी जीविका को लगाया गया है।
और जो कैंडिडेट एनडीए से हैं ज़्यादातर जो है से जीविका को अपना मान करके वो भी जीविका में पैठ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लग रहा है किसी भी सीट पर बिहार में अगर जीविका को प्रभावित करने में एनडीए के उम्मीदवार रहा और उसको अपने तरफ मोड़ने में, तो सारा जो है से जितना भी जो राजनीतिक क्या कहते हैं आकलन है वो सब कहीं ना कहीं जैसे प्रभावित होते दिखेगा, सबसे कुछ अलग दिखेगा। उसी तरह जैसे शिवहर की बात हम करते हैं तो शिवहर में भी जातीय समीकरण के आधार पर वहाँ देखा जाए तो वैश्य जैसे करीब 24% है, इसके बाद 17% मुस्लिमों का वोट माना जाता है, फिर 12% राजपूत समुदाय के, मतलब टोटल अपर कास्ट के वहाँ जो वोट हैं वो भी 17%, और भी पिछड़ा अति पिछड़ा सब मिलाकर के दलित वोट बढ़ता दिख रहा है। दलित वोट दोनों तरफ महागठबंधन और एनडीए दोनों तरफ बढ़ता दिख रहा है। यहाँ तक कि जो पासवान वोट रामविलास पासवान से के समय से ही एनडीए के तरफ और रामविलास पासवान के बाद फिर चिराग पासवान के साथ है, वो भी कहीं न कहीं कुछ बढ़ता दिख रहा है। मतलब इस बार जो देखने को मिल रहा है हर जाति और गठबंधन का वोट इधर से उधर होता दिख रहा है। ऐसी स्थिति में कोई भी आकलन कर लेना, सही आकलन कर लेना, हमको लगता है किसी सर्वे किसी मीडिया के लिए इस बार बहुत कठिन जैसे होगा। वैसे वैशाली का जहाँ तक सवाल है तो वैशाली में वर्तमान में मुन्ना शुक्ला का पलड़ा भारी दिख रहा है, और उसमें यही फिर हम कहना चाहेंगे जो जीविका का क्या असर पड़ा, फिर जैसे मोदी जी के फैक्टर का जो है से क्या असर पड़ रहा है, वो इस सारे चुनावी आकलन को जो है से ध्वस्त कर सकता है। फिर शिवहर में भी आप चलिए, शिवहर में भी इसी तरह की बात है। तो शिवहर में वर्तमान में जो दिख रहा है उसमें काफ़ी जैसे संघर्षपूर्ण लड़ाई है। उसमें यह कहना मुश्किल है कि कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, लेकिन ऋतु जायसवाल को भी कम नहीं आंका जा सकता है। इस स्थिति में लवली आनंद के लिए यह लड़ाई बहुत कठिन दिख रहा है। तो इस तो वैशाली और शिवहर ये दोनों की चर्चाएं हम कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही काफ़ी हॉट सीट मांगा जा रहा है इस बार छठे चरण में। तो वैशाली का जो वीडियो वायरल हो रहा है वीणा देवी के रोड शो का, तो कहीं ना लगे उसका फ़ायदा मुन्ना शुक्ला को होगा। देखिए ऐसा है कि वैशाली में अगर आप देखें तो ये हाजीपुर जो वैशाली ज़िला है उसका सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र है वैशाली, और वहाँ से भी एनडीए का कैंडिडेट जेडीयू का कैंडिडेट है जो कुर्मी जाति से आते हैं वो चुनाव जीते हुए हैं। बाकी जो 3 क्षेत्र है पारू, साहेबगंज और बरुराज, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और जो राजू सिंह हैं जो साहेबगंज से विधानसभा के, वो पहले वीआईपी से भी वो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन बाद में वो जब बाद के दिनों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो एक तरह से उस क्षेत्र में अशोक सिंह पारू से जीतते हैं भाजपा से, जो क्षत्रिय समाज से ही हैं। राजू सिंह भी क्षत्रिय समाज से हैं, एक बड़ा दाऊद गांव है वहीं से आते हैं वो। और अरुण कुमार सिंह जो हैं वो बरुराज से जीतते हैं, वो भी क्षत्रिय समाज के ही हैं। और ये क्षत्रिय समाज के जो तीनों लोग हैं वो भूमिहार वोट्स के बदौलत जीतते हैं, क्योंकि वहाँ भूमिहार जो वहाँ के हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी के समय जो स्थितियाँ बनी थी उससे वो अपने को त्रस्त मानते हैं, और इसलिए वो लोग यादव को हराने के लिए राजपूत को वोट करते हैं। तो वहाँ पर यादव बड़ी ताकत के साथ, जो शंकर यादव पारू से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो बड़ी ताकत के साथ शंकर यादव और दूसरे यादव लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम वहाँ चुनाव, अगर मुन्ना शुक्ला को, चूँकि मुन्ना शुक्ला आरजेडी के डायरेक्ट कैंडिडेट हैं और एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है, चूँकि आरजेडी तो और भूमिहार में 36 का रिश्ता है, लेकिन आरजेडी ने इस बार प्रयोग किया है और उसने मुन्ना शुक्ला जी, जिनको विजय कुमार शुक्ला उनका नाम है, अथी में एलियस मुन्ना शुक्ला हम लोग कहते हैं, उनको उन्होंने टिकट दिया है। और मुन्ना शुक्ला जी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा में भी जा चुके हैं, उनकी पत्नी अनु शुक्ला जी भी विधानसभा में जा चुकी हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो चुनाव लड़ने का भी उनका काफ़ी ये है। तो इस तरह से यादव लोग
की ये सोच है कि अगर हम तीनों जगह अगर हम मदद करके मुन्ना शुक्ला जी को जिता देते हैं तो विधानसभा के चुनाव में भूमिहार लोग का विश्वास फिर यादवों पर बढ़ जाएगा, और तब भूमिहार लोग यादव को अगर मदद करेंगे तो ये तीनों जगह से राजपूत समाज के लोग हारेंगे और वहाँ यादव समाज के लोग जीतेंगे। तो इसलिए यादवों की मजबूरी है और वो अपने अस्तित्व के लिए ही वो जो है सो मुन्ना शुक्ला जी को मदद कर रहे हैं। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आपको एक बात जो वरिष्ठ हमारे जो पत्रकार हैं वो इस बात को नहीं कह पाए, वो ये था कि जो प्रबंधन कौशल है इनका, क्या कहा जाता है, बीना देवी के जो पति हैं दिनेश सिंह का, दरअसल ये चुनाव बीना देवी नहीं लड़ रही हैं, परोक्ष रूप से दिनेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और तो ये जो उनका प्रबंधन है, चूँकि एमएलसी का चुनाव वो लगातार कई टर्म से वो लोकल बॉडी से चुनाव जीत रहे हैं, तो प्रबंधन जो उनका तरीका है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और दूसरी बात ये है कि दियारा क्षेत्र के, चूँकि मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ, तो दियारा क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग बड़ी संख्या में पलायन करके मुजफ्फरपुर शहर में आके बसे हुए हैं, जिनकी संख्या करीब करीब मोटा मोटी भगवान अगर हम ले लें तो भगवानपुर पताही से लेके और इधर ये ब्रह्मपुरा वगैरह से लेके करीब करीब उनकी संख्या 50,000 के करीब में है। तो अगर ये 50,000 लोग उस दिन जाकर और अपने अपने गाँव में अपने घरों का ताला खोल कर और अगर मुन्ना शुक्ला जी की तरफ वोट करते हैं तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि मुन्ना शुक्ला जी का चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर सिर्फ माने फेसबुक और व्हाट्सएप पर अगर ये प्रयास चल रहा है तो निश्चित रूप से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। और जैसा कि बार बार उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी का जो एक फैक्टर है वो तो हर एक कंस्टिट्यूंसी में है ही है कि उनका अपना जो है सो राम मंदिर का इशू है, हिंदुत्व की बात है, या और भी इस तरह के जो 370 है, 5 किलो अनाज है, तो लाभार्थियों की बहुत बड़ी संख्या है, आयुष्मान कार्ड है, तो ये सब तो उनके साथ है ही है। तो इसलिए एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। और हम चाहेंगे कि चूँकि वो हमारा क्षेत्र भी है तो हम चाहेंगे कि काफ़ी पीसफुल हो, चूँकि हो सकता है चूँकि ये दोनों जो क्षत्रिय समाज और भूमिहार समाज दोनों प्रबुद्ध समाज है, तो चुनाव हो लेकिन कोई टकराव की स्थिति नहीं बने, ऐसा हम अपील भी करेंगे। ये जो फर्स्ट लुक बिहार की ओर से हम लोग अपील भी करते हैं इस बात की कि शांतिपूर्ण ढंग से, एक बहुत ही अच्छे ढंग से, जिसका मत जिसका ज़्यादा होगा वो चुनाव जीतेगा, तो हम लोग को करना चाहिए। जहाँ तक शिवहर की बात है तो निश्चित रूप से शिवहर एक भाजपा ने वहाँ अपने सिटिंग कैंडिडेट को, जो कि ब्रज बिहारी प्रसाद जो एक बहुत बड़ी हस्ती थे आरजेडी में उस समय, उनकी पत्नी को रमा देवी को हटा के जो लाखों वोट से वहाँ से जीती हुई थी, और वहाँ पर एक जेडीयू को उसने उस सीट को दे दिया और जेडीयू ने वहाँ पर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को खड़ा कराया है। तो रितु जायसवाल वैश्य समाज से आती हैं और वैश्य समाज को इस बात के लिए भयंकर नाराज़गी थी, जिस नाराज़गी को हम लोगों ने सीतामढ़ी में भी देखा है। और इसीलिए वहाँ पर अमित शाह जो आए वहाँ सीतामढ़ी में, जब उन्होंने मीटिंग की तो बार बार उन्होंने दोहराया कि मैं बनिया हूँ और मैं जानता हूँ कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है कैसे। तो वो बताना चाहते थे कि अमित शाह बनिया है, जबकि बस, और नेचुरली अमित शाह के आने के बाद सीतामढ़ी में जो हम लोगों ने देखा है कि जो सीतामढ़ी में चुनाव हुआ उसमें वैश्य ने कमोवेश देवेश चंद्र ठाकुर के साथ, जो एनडीए के कैंडिडेट थे, उनके साथ रहा। लेकिन अब यहाँ पर चूँकि सीतामढ़ी से अलग स्थिति है कि वहाँ वैश्य का उम्मीदवार खड़ी है जो काफ़ी पढ़ी लिखी है, उसका कोई कंपैरिजन लवली आनंद जी से नहीं किया जा सकता। वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, उसके हस्बैंड भी जो हैं सो IAS पदाधिकारी थे, अब वहाँ से अब वो VRS ले चुके हैं, और अपने भी वो सिंहवाहिनी जो सीतामढ़ी ज़िले का एक ग्राम पंचायत है उसमें वो जो है सो उस महिला लगातार वहाँ मुखिया चुनी जा रही है। वो चुनाव भी लड़ी है वहाँ से, असेंबली का चुनाव भी आरजेडी से लड़ी थी और बहुत कम वोट से वो एक यादव गायत्री देवी से हार गई थी। तो इस तरह से और काफ़ी पढ़ी लिखी, समझदार, और भाषण देने में भी उसका कोई काफ़ी अच्छी शैली है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा हमको लगने लगता है कि जो, और दोनों कंपैरेटिवली ये काफ़ी युवा है, और मैंने लवली आनंद भी ठीक है, हाँ, लेकिन लवली आनंद के कंपैरिजन में, लेकिन लवली, एक याद रखना चाहिए कि लवली आनंद के पुत्र शिवहर से ही आरजेडी से विधायक हैं, लेकिन वो अभी जो यहाँ जो अभी जो महागठबंधन और इसमें जो
तनाव हुआ था जेडीयू में, उसमें वो लोग आरजेडी छोड़ के वो यहाँ इसके साथ आ गए हुए हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ का भी चुनाव काफ़ी दिलचस्प है और अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बताया, छठे चरण में होने वाले 8 लोकसभा सीटों का आकलन किया, किस तरह से कहां पर कौन जीतता नजर आया है, समीकरण आपको बताया गया है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।